everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue your 11th chapter of class 12 history book, that is Rebels and the Raj. So this video is part second of this chapter and आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.3 से स्टार्ट करने वाले हैं. सो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, साथ ही साथ टॉपिक नंबर 1.1 एंड 1.2 को भी डिस्कस किया था. सो आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखा होगा, बट अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में हमें टॉपिक नंबर 1.3 से स्टार्ट करना है. सो टॉपिक का नाम है लीडर्स एंड फॉलोअर्स. सो जैसे कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में आप लोग 1857 के रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हो. सो नाउ टॉपिक नंबर 1.3 में हम लोग उन सारे लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया था. साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग उन सारे फॉलोअर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि लीडर्स को सपोर्ट करते थे, जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था. सो ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर इंडियन पीपल को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना था तब इसके लिए दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी. सो पहला है लीडरशिप एंड दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर इंडियन पीपल को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है, अगर ब्रिटिशर्स से जीतना है, तब उसके लिए लीडरशिप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लीडर जो कि इस रिवॉल्ट को प्रॉपरली लीड कर सकता है. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस रिवॉल्ट को प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाना था. सो अगर इंडियन पीपल को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना था, ब्रिटिशर्स से जीतना था और ब्रिटिशर्स को हमारे कंट्री से बाहर निकालना था, तो उसके लिए एक प्रॉपर लीडरशिप और एक प्रॉपर प्लानिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था. सो इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो रेबल्स थे, यानी कि जो विद्रोही पीपल थे, जो सिपाहीज थे, जो कि इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सो वे लोग ऐसे लीडर्स के पास गए जो कि उनके ऊपर रूल करते थे ब्रिटिशर्स के कॉन्क्वेस्ट से पहले. यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को कंट्रोल नहीं किए थे, सो उससे पहले जितने भी राजा थे, जितने भी रानी थे, जितने भी नवाब थे जो कि इंडियन टेरिटरीज के ऊपर रूल करते थे, सो सारे ही सिपाही, सारे ही रेबल्स उन सारे लीडर्स के पास चले जाते हैं ताकि वे लोग इस रिवॉल्ट को लीड कर सके. सो नाउ नेक्स्ट हम लोग वन बाय वन करके जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, जिन सारे टाउन्स में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, सो उन सारे टाउन्स के इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो पहला है दिल्ली. सो दिल्ली के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था. सो जब मेरठ के जो सिपाहीज थे उन्होंने मेरठ में एक म्यूटनी को लॉन्च कर दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जब उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया, सो उसके बाद वो लोग नेक्स्ट दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं एंड दिल्ली में जो ओल्ड मुगल एम्पायर थे जिनका नाम था बहादुर शाह, सो उनसे अपील करते हैं कि वो इस रिवॉल्ट की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर ले. सो बहादुर शाह का जो पहला रिएक्शन था वो बहुत ही हॉरर वाला था. यानी कि बहादुर शाह ये सब बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं. उनको लगता है कि सिपाहीज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्रिटिशर्स से पंगा लेना उचित नहीं है. सो बहादुर शाह तो पहले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड सबसे पहले तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं इस रिवॉल्ट को लीड नहीं करूँगा, मैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ऐसे रेबेलियन नहीं करूँगा. बट जब कुछ सिपाहीज बहादुर शाह को प्रेशराइज करने के लिए मुगल कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, रेड फोर्ट के अंदर चले जाते हैं, एंड जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले जब कोई भी मुगल कोर्ट के अंदर में जाता था, राज दरबार के अंदर जाता था, देन वो एक कस्टम को फॉलो करता था, एक बिहेवियर को फॉलो करता था. बट इन सारी सिपाहीज ने उन सारी कस्टम को, उन सारे बिहेवियर को इग्नोर कर दिया, उसको ओबे नहीं कर रहे थे. सो ये सब कुछ देखकर जो मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह, उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ना चाहते हुए भी इस रेबेलियन का लीडर बनना ही पड़ेगा. सो उसके बाद बहादुर शाह इस रेबेलियन के नॉमिनल लीडर बन जाते हैं. नॉमिनल लीडर यानी कि सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र लीडर, यानी कि बहादुर शाह कुछ करे या ना करे बट उनके नाम से दिल्ली में ये जो रिवॉल्ट है ये फेमस होगा, उनके नाम से इस रिवॉल्ट को लड़ा जाएगा. सो इस तरीके से दिल्ली में बहादुर शाह को रेबेलियन या फिर रिवॉल्ट के लीडर के रूप में चूज किया गया. ना नेक्स्ट अगर हम लोग कानपुर के बारे में डिस्कस करें, सो कानपुर में रहने वाले जो सिपाहीज थे एंड कानपुर के टाउन में रहने वाले जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सो वो सब नाना साहेब के पास जाते हैं. सो नाना साहेब पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे, उनके एडॉप्टेड सन थे. सो कानपुर में रहने वाले जितने भी सिपाहीज थे, जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे, सो वो नाना साहेब को अपने लीडर के रूप में चूज करते हैं. ना नेक्स्ट अगर हम लोग झांसी के बारे में डिस्कस करें, सो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, सो रानी लक्ष्मीबाई को प्रेशराइज किया गया कि झांसी में वो इस अपराइजिंग यानी कि वो इस रिवॉल्ट को लीड करे, वो इस रिवॉल्ट की लीडर बन जाए.
नेक्स्ट अगर हम लोग बिहार के बारे में डिस्कस करें, सो अरा बिहार में कुंवर सिंह जो कि एक लोकल जमींदार थे एंड उनका एज भी बहुत ज़्यादा था, सो उनके द्वारा बिहार में जो रिवॉल्ट हो रहा था, सो उसको लीड किया गया अंडर पॉपुलर प्रेशर, यानी कि जब लोगों ने उनको प्रेशराइज किया कि आपको इस रिवॉल्ट का लीडर बनना पड़ेगा, सो कुंवर सिंह भी उस बात पे एग्री करते हैं एंड बिहार में वो 1857 के रिवॉल्ट के लीडर बन जाते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम लोग लखनऊ के लीडर के बारे में डिस्कस करें, सो अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था नवाब वजीद अली शाह, सो ब्रिटिशर्स के द्वारा नवाब वजीद अली शाह को अवध से डिस्प्लेस कर दिया गया था, यानी कि उनको किसी दूसरी जगह पे भेज दिया गया था एंड अवध के स्टेट को भी एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो ये जो इंसिडेंट था, सो ये वहाँ पे रहने वाले लोगों के मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था एंड जब 1857 का रिवॉल्ट भी स्टार्ट हो गया, सो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनको लगा कि ये अच्छा मौका है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने का एंड इस चीज़ का बदला लेने का। सो लखनऊ में जो कॉमन पीपल थे वो सेलिब्रेट करते हैं द फॉल ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिशर्स के रूल का फॉल हो रहा था, 1857 का रिवॉल्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पूरे ही नॉर्थ इंडिया से हट रहा था। सो इस चीज़ को लखनऊ में रहने वाले लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एंड साथ ही साथ नवाब वजीद अली शाह के जो छोटे बेटे थे जिनका नाम था बिरजिस कद्र, सो बिरजिस कद्र को इस रिवॉल्ट के लीडर के रूप में चूज किया गया। लखनऊ के लोगों ने बिरजिस कद्र को अपने लीडर के रूप में चूज किया। सो ऐसा नहीं था कि हर एक जगहों पे जो राजा रानी, जो नवाब या फिर जो तालुकदार थे, सो वही सिर्फ और सिर्फ लीडर बन रहे थे। नॉर्थ इंडिया के जिस जिस टाउन में रिवॉल्ट हो रहे थे, सो उन सारे टाउन्स में सिर्फ और सिर्फ राजा रानी, नवाब, तालुकदार या फिर जमींदार ही रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। सो ऐसा नहीं था। सो कई सारी जगहों में हमें ये भी देखने को मिला कि रेबेलियन का यानी कि विद्रोह का जो मैसेज था, सो वो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के द्वारा भी कैरिड आउट किया गया एंड इवन कुछ जो रिलीजियस मैन थे, सो उनके द्वारा भी रिवॉल्ट को लीड किया गया, उनके द्वारा भी रेबेलियन के मैसेज को ट्रांसमिट किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिट से हमें एक ऐसा रिपोर्ट मिलता है जिसमें ये कहा गया है कि एक फकीर एलिफेंट पे बैठ के मैरिट आते हैं एंड मैरिट के जो सिपाहीज थे वो फ्रीक्वेंटली उनके पास जाते हैं, उनके पास विजिट करते हैं। सो लखनऊ में जब अवध को एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, सो लखनऊ के कई सारे ऐसे रिलीजियस लीडर थे, इनफैक्ट कई सारे ऐसे प्रॉफिट थे जो कि ब्रिटिश रूल के डिस्ट्रक्शन को प्रीच कर रहे थे, यानी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाए। सो ये सारे जो मैसेजेस है, सो ये सारे मैसेज इन सारे रिलीजियस लीडर एंड प्रॉफिट के द्वारा प्रीच किया जा रहा था, यानी कि स्प्रेड किया जा रहा था। दूसरी जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ लोकल लीडर्स जैसे कि पीजन, जमींदार एंड ट्राइबल्स, सो ये भी रिवॉल्ट को लीड करते हैं, ये भी इस रिवॉल्ट को बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बरोड विलेज के बारे में डिस्कस करें जो कि यूपी में है, सो इस विलेज के एक लीडर थे जिनका नाम था शाहमल। सो शाहमल अपने विलेज के सारे ही विलेजर्स को मोबिलाइज कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे कि हमें इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। एंड एट द एंड अगर हम लोग सिंहभूम एरिया की बात करें जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में है एंड ये छोटा नागपुर प्लेटू में पड़ता है, सो सिंहभूम एरिया के एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे जिनका नाम था गोनू। सो इनके द्वारा इस रिवॉल्ट को लीड किया जाता है। इस एरिया में, इस रीजन में जो कोल ट्राइबल पीपल थे, सो कोल ट्राइबल पीपल को गोनू के द्वारा ही लीड किया जाता है। सो इस तरीके से अलग अलग टाउन्स में हमें अलग अलग लीडर्स देखने को मिलता है जो कि इस रिवॉल्ट को लीड करते हैं। सो जब एक अच्छा लीडरशिप मिल जाता है किसी भी रिवॉल्ट में, किसी भी रेबेलियन में, सो वो रिबेलियन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, सो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हाथ था वो इतने सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स का ही था। सो अलग अलग टाउन्स में जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिवॉल्ट को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल करने में और ब्रिटिशर्स को ऑलमोस्ट हमारी कंट्री से भगाने में। सो विद दिस टॉपिक नंबर 1.3 कंप्लीट होता है। सो हमने इतने सारे लीडर्स के बारे में डिस्कस किया, बट आपके बुक में दो लीडर है जिनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। पहला है शाहमल जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एंड दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। सो दोनों ही लीडर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग शाहमल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो उत्तर प्रदेश में एक विलेज है जिस विलेज का नाम है परगना बारोट। सो इस विलेज में ही शाहमल रहा करते थे। सो शाहमल जाट कल्टीवेटर्स के क्लैन से बिलोंग करते थे एंड इनका जो किनशिप टाइज था, यानी कि इनका जो फैमिलियर रिलेशनशिप था, जो फैमिलियर लिंक था, सो वो हमें 84 देश में देखने को मिलता है। 84 देश यानी कि 84 विलेजेस। सो लगभग 84 विलेजेस के एरियाज में इनका फैमिलियर लिंक हमें देखने को मिलता है, किनशिप टाइज हमें देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि यूपी के इस 84 विलेजेस में जो लैंड था वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था एंड इरिगेटेड था। सो इसी वजह से इन सारी विलेजेस में रहने वाले जो विलेजर्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरियस थे। बट साथ ही साथ उनके द्वारा ये फील किया जाता था कि ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव है। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रेवेन्यू का डिमांड किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा हाई है
एंड जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि ब्रिटिशर्स किसी भी हालत में अपने रेवेन्यू डिमांड को चेंज नहीं करते थे, उसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाते थे। सो इन सारी चीज़ों की वजह से इन सारी विलेजेस में रहने वाले जो कल्टिवेटर्स थे, सो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। एंड कॉन्सिक्वेंटली जो कल्टिवेटर्स थे वो अपने लैंड को खो बैठते थे टू द आउटसाइडर्स। सो जब कोई भी कल्टिवेटर अपने रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पाते थे, सो एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके लैंड को छीन लिया जाता था, या फिर दूसरे जो ट्रेडर्स एंड जो मनी लैंडर्स होते थे, सो अगर कोई भी जो कल्टिवेटर है वो किसी भी मनी लैंडर से या फिर बड़े ट्रेडर से लोन लेता है, एंड अगर टाइम पे उस लोन अमाउंट को वो इंटरेस्ट के साथ पे नहीं कर पाता है, देन बाहर के ट्रेडर या फिर जो मनी लैंडर्स है वो कल्टिवेटर्स के एरिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। सो इस तरीके से कल्टिवेटर्स को अपने ही लैंड से डिस्प्लेस होना पड़ता है। सो इन सारी रीजंस की वजह से शाह मल के द्वारा ये जो 84 विलेजेस थे, सो 84 विलेजेस में रहने वाले जो कल्टिवेटर्स थे, 84 विलेजेस के जो हेडमैन थे, सो शाह मल के द्वारा इन सारे ही लोगों को मोबिलाइज किया गया, मोटिवेट किया गया कि हमें 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना है। शाह मल रात को अलग अलग विलेजेस में जाते थे, अलग अलग विलेजेस में जो कल्टिवेटर्स थे, जो हेडमैन थे, सो उनको कहते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रेबल करना है, हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है। सो इस तरीके से शाह मल के द्वारा यूपी के रिवॉल्ट को लीड किया गया। सो बहुत सारे प्लेसेस में हमें ये भी देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये जो रिवॉल्ट था, सो ये धीरे धीरे एक जनरल रेबेलियन में भी टर्न हो गया। दैट मीन्स कि ना सिर्फ जो कल्टिवेटर्स थे, जो कॉमन पीपल थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, बल्कि ऐसे हर एक साइन जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट है, सो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी कॉमन पीपल के द्वारा अटैक किया जा रहा था। सो इस रिवॉल्ट में कल्टिवेटर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो फाइट कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो मनी लैंडर्स एंड जो ट्रेडर्स थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे थे कल्टिवेटर्स के साथ, जिनके जो पॉलिसीज थे वो बहुत ही ज़्यादा इनजस्ट थे, सो उनके ऊपर भी कल्टिवेटर्स के द्वारा अटैक किया जाता है, उनके हाउसेस को प्लंडर किया जाता है, यानी कि उनके हाउसेस को भी लूटा जाता है। एंड ऐसे कल्टिवेटर्स जिनका जो लैंड था वो उनसे छीन लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, सो उन सारे लैंड के जो ओनर्स थे, सो कल्टिवेटर्स ने उन सारे ओनर्स को डिस्प्लेस किया और अपने लैंड के ऊपर उनका खुद का जो कंट्रोल था, सो उसको दोबारा से रीस्टेबलाइज किया। सो शाहमल के जितने भी मैन थे, यानी कि शाहमल के जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी आदमी थे, सो वे लोग जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, सो उन सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। रिवर्स के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी ब्रिजेस बनाए गए थे, उन सारे ब्रिजेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था, और जितने भी मेटल रोड्स बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, सो उसको भी खोदा जा रहा था, उसको भी खराब किया जा रहा था। एंड इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? सो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट के फोर्सेस है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के फोर्सेस है, सो वो लोग आसानी से उनके एरिया में, उनके विलेजेस में ना आ सके, सो इसी वजह से ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, जो रोड है उसको खोदा जा रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा खराब किया जा रहा था। एंड ये भी एक रीज़न है, साथ ही साथ और एक रीज़न ये है कि जो ब्रिजेस है, जो रोड्स है, सो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल का सिंबल है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया था। सो इस वजह से भी शाहमल के फॉलोअर्स के द्वारा रोड्स एंड ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल का एक सिंबल था। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि शाहमल के द्वारा सप्लाईज को भी सेंड किया जाता था उन सारे सिपाहीज को जिन्होंने दिल्ली में म्यूटिनी को लॉन्च किया है। सो ऐसे सिपाही जो कि दिल्ली में विद्रोह कर रहे थे, दिल्ली में रेबेलियन को लीड कर रहे थे, सो ऐसे सिपाहीज को शाहमल सप्लाईज पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ शाहमल के द्वारा ब्रिटिश हेडक्वार्टर एंड मेरठ के बीच में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, सो उस कम्युनिकेशन को भी शाहमल के द्वारा स्टॉप किया गया। सो जब शाहमल के द्वारा इतने सारे काम किए गए, जब शाहमल इस रेबेलियन को, इस रिवॉल्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से लीड कर रहे थे, सो लोकली शाहमल को राजा कहा जाने लगा। एंड शाहमल के द्वारा एक जो इंग्लिश ऑफिसर का बंगलो था, सो उसको कैप्चर किया गया एंड उसको हॉल ऑफ जस्टिस में टर्न किया गया, जहाँ पे शाहमल अगर उन्हीं के लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, सो उस डिस्प्यूट को सेटल करते थे, उस झगड़े को सेटल करते थे और जजमेंट प्रोवाइड किया करते थे। सो फॉर अ पीरियड उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, उनको ये लग रहा था कि फिरंगियों का जो राज है, ब्रिटिशर्स का जो रूल है, सो वो खत्म हो चुका है और हमारा जो रूल है वो स्टार्ट हो चुका है। बट ये जो शाहमल का रूल था या फिर इंडियंस का जो रूल था, सो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता है। सो जुलाई 1857 में एक बैटल में शाहमल को मार दिया जाता है। सो विद दिस शाहमल का डेथ तो हो जाता है, बट शाहमल ने भी इस रेबेलियन में, इस रिवॉल्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो इसी वजह से हमें सेपरेटली उनके बारे में बता रखा है, क्योंकि झांसी की रानी के बारे में एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स है, जैसे कि नाना साहेब, सो इन सारे ही लीडर्स के बारे में तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट ये सारे जो लीडर्स है, जो कि ऑर्डिनरी पीपल थे, जो कल्टिवेटर्स थे, सो उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस रिवॉल्ट में। सो इसी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा हमें इनके बारे में बता रखा है ना। नेक्स्ट हम लोग मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में डिस्कस करेंगे।
सो कई सारे मौलवीज 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो उन्हीं में से जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, सो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 के रिवॉल्ट में। सो मौलवी अहमदुल्ला शाह का जो एजुकेशन वो हैदराबाद में होता है एंड बहुत ही यंग एज से ही वो एक प्रीचर बन गए थे। सो 1856 में वो अलग अलग विलेजेस में जाते थे और प्रीच करते थे जिहाद को, जिसका मतलब होता है रिलीजियस वार अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड लोगों को अर्ज करते थे कि हमें रेबल करना चाहिए, हमें विद्रोह करना चाहिए। सो यहाँ पे आप डेट को नोटिस कीजिएगा 1856, यानी कि उस रिवॉल्ट के एक साल पहले ही अहमदुल्ला शाह के द्वारा लोगों को प्रीच किया जा रहा था कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए, हमें अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने कस्टम को, अपना जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको बचाए रखना चाहिए। सो एक साल पहले से ही अहमदुल्ला शाह के द्वारा लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था रेबल करने के लिए, यानी कि विद्रोह करने के लिए। सो इससे हमें एक प्लानिंग का भी एविडेंस मिलता है कि ये जो रिवॉल्ट था ऐसा नहीं था कि अचानक से हो गया, नहीं, बल्कि लोग बहुत सालों से ही प्लानिंग कर रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रेबल करना है, विद्रोह करना है। सो मैरिड में वो जो बुलेट वाला इंसिडेंट था वो सिर्फ और सिर्फ इस रिवॉल्ट का एक इमीडिएट कज बन गया। पहले से ही लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा क्रोध था, बहुत ही ज्यादा एंगर था। सो इस रिवॉल्ट में हमें लोगों का वही क्रोध देखने को मिलता है। सो इसी वजह से जो रिवॉल्ट था ये इतना ज्यादा फेमस होता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जो अहमदुल्ला शाह थे, तो जब भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे, देन वो पैलेंक्वेन में जाते थे, यानी कि वो एक पालकी में जाते थे, एंड उनके सामने, उनके पालकी के सामने कुछ ड्रम बीटर्स होते थे जो कि ड्रम्स को बजाते थे, एंड उनके पीछे उनके फॉलोअर्स होते थे। सो इस वजह से पॉपुलरली उनको डंका शाह भी कहा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को डंका शाह कहा जाता है। सो मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द मौलवी विद द ड्रम, यानी कि जहाँ पे भी ये जो मौलवी थे जाते थे, ये अपने साथ ऐसे लोगों को लेके जाते थे जो कि ड्रम्स बजाते थे। सो इसके थ्रू लोगों को ये इन्फॉर्म किया जाता था कि अब मौलवी अहमदुल्ला शाह आ रहे हैं। सो इसी वजह से उनके द्वारा ड्रम्स को बजाया जाता था। जब मौलवी अहमदुल्ला शाह को लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉलो करते हैं, एंड कई सारे ऐसे मुस्लिम पीपल होते हैं जो कि उन्हें एक इंस्पायर्ड प्रॉफिट के रूप में देखते हैं। ये सब कुछ देखकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, एंड इसी वजह से जब मौलवी अहमदुल्ला शाह 1856 में लखनऊ पहुंचते हैं, देन वहाँ के जो पुलिस थे वो उनको रोकते हैं कि आप सिटी में प्रीच नहीं कर सकते हो। उसके बाद 1857 में उनको जेल में डाल दिया जाता है इन फैजाबाद। जब वो रिलीज होते हैं तब तक 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हो चुका था। उस एरिया में जो 22nd नेटिव इन्फेंट्री थे जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में म्यूटिनी को लॉन्च कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, उनके द्वारा जब मौलवी अहमदुल्ला शाह जेल से रिलीज हो जाते हैं, देन उनके द्वारा मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपने रिवॉल्ट के लीडर के रूप में चूज किया जाता है। जब मौलवी अहमदुल्ला शाह इस लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो खुद भी इस रिवॉल्ट के एक लीडर बन जाते हैं, देन उसके बाद उनके द्वारा एक फेमस बैटल को लड़ा जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स, दैट इज द बैटल ऑफ चिन्हत। इस बैटल में हेनरी लॉरेंस के द्वारा ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया जा रहा था। इस बैटल में हेनरी लॉरेंस की डिफीट होती है, उनकी हार होती है। इस बैटल के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपने करेज के लिए, अपने साहस के लिए, अपने पावर के लिए जाना जाने लगा। वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। कई सारे ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है वो इनविंसिबल है, यानी कि उनके पास मैजिकल पावर्स है एंड उनको हराना पॉसिबल नहीं है, एंड ब्रिटिशर्स कभी भी उनको नहीं मार सकते हैं। ये लोगों का एक बिलीफ था, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे इनका इतना ज़्यादा हमें अथॉरिटी देखने को मिलता है। बट 1857 के रिवॉल्ट में शामिल की तरह इनका भी एक दिन डेथ हो जाता है। विद दिस हम लोगों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक नंबर 1.4 को डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। र्यूमर्स का मतलब क्या होता है? र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह, जो कि मे भी सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड प्रोफेसीज का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे र्यूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे प्रोफेसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं 1857 के रिवॉल्ट का एक इमीडिएट कज बन चुका था। र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मूविंग पीपल टू एक्शन। कभी कभी अफवाह की वजह से या फिर जिस तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है, देन उसकी वजह से भी कई सारे लोग एक्शन पे उतर आते हैं, कई सारे लोग कुछ ना कुछ एक्शन को लेते हैं। जैसे कि 1857 का ये जो रिवॉल्ट था, ये रिवॉल्ट कुछ र्यूमर्स की वजह से ही शुरू होती है, कुछ प्रोफेसीज की वजह से ही शुरू होती है। 1857 के टाइम पीरियड के दौरान नॉर्थन इंडिया में कई सारे ऐसे र्यूमर्स थे, कई सारे ऐसे प्रोफेसीज थे जो कि स्प्रेड हो रहे थे, एंड यही कहीं ना कहीं मेन कारण बन जाता है जिसकी वजह से इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। जो सबसे पहला र्यूमर है वो ये है कि मेरठ से जितने भी सिपाहीज दिल्ली आए थे, उन्होंने बहादुर शाह को ये कहा
कि मेरिट में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है सो वे लोग हमें ऐसे बुलेट्स दे रहे हैं जिन सारे बुलेट्स में काउ एंड पिग के फैट यानी कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। एंड अगर हम लोग उन सारे बुलेट्स को अपने दांतों से बाइट करते हैं तो इससे हमारा जो कास्ट है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है सो वो करप्ट हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। सो ये एक तरीके का ह्यूमर हमें देखने को मिलता है। सो ये लोग बेसिकली इनफील्ड राइफल के कार्टरेजेस के बारे में बात कर रहे थे। सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे कार्टरेजेस की पिक्चर को देख सकते हैं। सो कार्टरेजेस के अंदर में एक बुलेट रहता है और एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस रहता है। सो पहले ऐसे डायरेक्टली गोली नहीं चलाया जाता था, बल्कि कार्टरेजेस में ही बुलेट रहता था, गोली रहता था। सो इस कार्टरेजेस में एक कोटिंग किया गया है। सो इस कोटिंग को सिपॉयज को अपने दांतों से चबा के हटाना पड़ता था एंड उसके बाद इस कार्टरेजेस में जो बुलेट है, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, सो उसको इनफील्ड राइफल में लोड करना पड़ता था एंड उसके बाद ही शूट करना पड़ता था। सो सिपॉयज को इसी बात से दिक्कत था कि ये जो न्यू कार्टरेजेस है सो इसमें काउ एंड पिग के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है कोटिंग करने के लिए। सो ये जो न्यू इनफील्ड राइफल था सो ये उस टाइम पीरियड के गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था टू मॉडर्नाइज द इक्विपमेंट ऑफ द आर्मी। सो वो चाहते थे कि आर्मी का जो इक्विपमेंट है वो और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो। सो इसी वजह से ये जो न्यू कार्टरेज था या फिर ये जो न्यू इनफील्ड राइफल था सो ये गवर्नर जनरल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ब्रिटिशर्स ने सिपॉयज को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है कि न्यू कार्टरेजेस में काउ एंड पिग के फैट यानी कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया है कोटिंग करने के लिए, ये सच नहीं है। बट एक बार जब एक सिपाही लाइन में ये र्यूमर फैल गया, ये अफवाह फैल गया कि न्यू कार्टरेजेस में काउ एंड पिग के फैट का इस्तेमाल किया गया है, चर्बी का इस्तेमाल किया गया है कोटिंग करने के लिए। सो उसके बाद नॉर्थन इंडिया में जितने भी सिपाही लाइन थे सो हर एक सिपाही लाइन में ये जो र्यूमर था ये बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होने लगा एंड ये र्यूमर सबसे पहला इमीडिएट कर्ज बन गया 1857 के रिवॉल्ट का। ना नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे र्यूमर के बारे में डिस्कस करें सो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट के जो कमांडेंट थे यानी कि जो कमांडिंग ऑफिसर थे जिनका नाम था कैप्टन राइट, सो उनके द्वारा ये रिपोर्ट दिया जाता है दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 1857 सो इस दिन एक लो कास्ट के खलासी थे जो कि डमडम मैगजीन में वर्क करते थे। सो उनके द्वारा एक जो ब्राह्मण सिपाही थे सो उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने लोटे से थोड़ा सा मुझे पानी दे सकते हो पीने के लिए। बट जो ब्राह्मण सिपाही थे सो वो अपने लोटे में से उस लो कास्ट खलासी को पानी देने से रिफ्यूज कर देते हैं, ये कह के कि तुम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो और अगर तुम मेरे लोटे को छू लोगे देन मेरा जो लोटा है वो अपवित्र हो जाएगा। सो इसी के रिस्पॉन्स में लोअर कास्ट खलासी के द्वारा ये कहा गया कि जिस कास्ट के ऊपर तुम इतना ज्यादा घमंड कर रहे हो सो एक दिन ये जो तुम्हारा कास्ट है ये तुमसे छिन जाएगा। तुम्हें एक ऐसे कार्टरेजेस को अपने दांतों से चबाना पड़ेगा जिन सारे कार्टरेजेस में काउ एंड पिग के फैट का इस्तेमाल किया जाएगा, चर्बी का इस्तेमाल किया जाएगा कोटिंग करने के लिए। सो ये रिपोर्ट कितना हद तक सही है नहीं है ये हमें नहीं पता, बट जब एक बार ये जो र्यूमर था, ये जो अफवाह था, ये फैलना स्टार्ट हो गया देन ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एश्योरेंस दिया गया, बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया कि इसका जो सर्कुलेशन है उसे हम लोग स्टॉप करें। बट ये एक बार जब फैलना स्टार्ट हो गया देन ये जो र्यूमर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जितने भी सिपाही लाइन्स थे सो वहाँ पर फैलने लगे एंड इसकी वजह से जो सिपाहीज थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे रिलीजन को करप्ट करना चाहते हैं, हमारे कास्ट को करप्ट करना चाहते हैं ना। जो तीसरा र्यूमर, जो तीसरा अफवाह जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा फैल रहा था वो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही बड़े कॉन्स्पिरेंसी को प्लान कर रहे हैं जिसके थ्रू वो जो इंडियन हिंदूज एंड जो मुस्लिम पीपल है सो उनके कास्ट और उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सो इस वजह से भी सिपॉयज के मन में जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और सिपॉयज को इस बात पे यकीन हो जाता है कि सच में ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा काउ एंड पिग के फैट यानी कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया है कार्टरेजेस में कोटिंग करने के लिए। सो ये भी एक इमीडिएट कर्ज बन जाता है 1857 के रिवॉल्ट का ना। जो फोर्थ र्यूमर, जो चौथा अफवाह जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था वो ये था कि मार्केट में जिस आटे को बेचा जा रहा है सो उस आटे में ब्रिटिशर्स के द्वारा काउ एंड पिग के बोन डस्ट को मिक्स किया गया है, यानी कि काउ एंड पिग का जो बोन है, जो हड्डी है सो उसके चूरन को आटे में मिक्स किया गया है। सो इस वजह से टाउन्स में एंड कैंटोनमेंट्स में रहने वाले जो सिपॉयज एंड जो कॉमन पीपल थे सो वो इवन आटे को टच करने से भी रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। सो ये अफवाह भी उस टाइम पीरियड के दौरान फैल रहा था एंड इन सब के साथ साथ लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर था, बहुत ही ज़्यादा शक था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो रिलीजन है उसको चेंज करना चाहते हैं। सो इसकी वजह से और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं सभी लोग एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि लोगों के मन में, इंडियंस के मन में उनके रिलीजन के प्रति जो डर है उस डर को हम लोग कंट्रोल करें, उस डर को हम लोग कम करें, बट इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। ये जो डर है लोगों के मन में अपने रिलीजन को लेकर सो इसी वजह से लोग एक्शन में उतर आते हैं, यानी कि वो लोग फिर रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
इन सारे र्यूमर्स के साथ साथ एक ऐसा प्रोफेसी यानी कि एक ऐसा भविष्यवाणी भी था जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। एंड वो ये था कि एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो 100 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा ऑफ द बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी जो कि 1757 में हुआ था। जैसे ही बैटल ऑफ पलासी का 100 ईयर्स कंप्लीट होगा, उसी साल जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि 1857 का टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि बैटल ऑफ पलासी के 100 साल कंप्लीट होने वाले थे। इस वजह से भी लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि एक भविष्यवाणी किया गया है कि बैटल ऑफ पलासी के 100 साल के बाद जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया से वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से भी लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवॉल्ट में कि हम चाहे तो ब्रिटिशर्स को हमारे कंट्री से भगा सकते हैं। ये एक भविष्यवाणी भी किया गया है। ये सारे र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज 1857 के रिवॉल्ट के इमीडिएट कज बन जाते हैं। इन सारे र्यूमर्स के अलावा हमें कई सारे रिपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। नॉर्थन इंडिया के अलग अलग पार्ट से ये रिपोर्ट हमें मिलता है कि कुछ जो व्यक्ति है वो चपातीस यानी कि जो रोटी है वो अलग अलग विलेजेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उस टाइम पीरियड के दौरान हमें एक ऐसा रिपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें ये कहा गया है कि एक जो पर्सन है वो रात को विलेज में जाते हैं एंड विलेज के जो वॉचमैन रहते हैं उनको एक चपाती देते हैं, एक रोटी देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप ऐसे और 5 रोटी बनाओ और दूसरे दूसरे विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड उनसे कहो कि आप भी ऐसे 5 रोटी बनाओ और दूसरे बाकी के विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा हमें एक रिपोर्ट देखने को मिला है। अभी तक ये जो पर्पस ये क्लियर नहीं है कि आखिर चपातीस को क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, आखिर चपातीस को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता था। वो आज तक क्लियर नहीं है। बट इससे कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ के बारे में पता लगता है कि हो ना हो 1857 के रिवॉल्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के द्वारा प्लान किया जा रहा था एंड ये कहीं ना कहीं एक साइन था कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। इस तरीके से हमें अलग अलग र्यूमर्स, प्रोफेसीज एंड रिपोर्ट देखने को मिलता है एंड ये सारी चीज़ें इमीडिएट कज बन जाते हैं 1857 के रिवॉल्ट का। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.5, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द र्यूमर्स। आखिर पीपल इन सारे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव क्यों कर रहे थे। उस टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग अफवाह फैल रहे थे, बट आखिर लोग उन सारे अफवाहों के ऊपर बिलीव क्यों कर रहे थे और उनको और ज़्यादा स्प्रेड क्यों कर रहे थे। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें इस टॉपिक में मिलने वाला है। अगर हम लोग हिस्ट्री के यानी कि पास्ट के र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज की पावर को समझना चाहते हैं, पास्ट में जो अफवाहें फैली थी या फिर पास्ट में जो भविष्यवाणी की गई थी, अगर हम लोग इसके पावर को समझना चाहते हैं देन इसके लिए हमें इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो र्यूमर है, ये जो अफवाह है वो फैक्चुअली सही है या फिर नहीं है, बल्कि हमें ऐसे लोगों के माइंड को समझना पड़ेगा जो कि इन सारे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव करते थे। तभी हम लोग इन सारे र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज के पावर को समझ पाएंगे, इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। ऐसे लोग जो कि इन सारे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव करते थे, आखिर उनके मन में क्या डर था, क्या भय था, आखिर उनका किस रिलीजन के ऊपर फेथ था, आखिर वो किन सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एंड इसके थ्रू ही हम समझ पाएंगे कि आखिर लोग इन सारे र्यूमर्स के ऊपर क्यों बिलीव करते थे। कोई भी र्यूमर, कोई भी अफवाह तभी सर्कुलेट करता है जब उन सारे र्यूमर को मानने वाले जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा डर है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा शंका है। इसी वजह से लोग र्यूमर्स के ऊपर बिलीव करते हैं और र्यूमर्स इतना ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। 1857 में जितने भी र्यूमर्स सर्कुलेट हो रहे थे, उसके ऊपर लोग इसीलिए बिलीव कर रहे थे क्योंकि 1820s के बाद से ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में जैसे जैसे पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, वो सारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं उन सारे अफवाहों को सच प्रूव कर रहा था, उसको सच बना रहा था। इसी वजह से लोगों के द्वारा उन सारे अफवाहों के ऊपर, उन सारे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव किया गया। नाउ अब हम लोग उन सारे पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा 1820s के बाद इंट्रोड्यूस किया गया एंड इन सारी पॉलिसीज की वजह से किस तरीके से लोगों के मन में जो डर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड लोग इन सारे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि उस टाइम पीरियड के दौरान जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके लीडरशिप के अंडर में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है जिसका एम था रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, यानी कि हमें इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है एंड किस तरीके से रिफॉर्म करना है, बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में हमें इंट्रोड्यूस करना है, वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को हमें इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है एंड इसके थ्रू हमें इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, उसको चेंज करना है। इंडियन सोसाइटी के कुछ सेक्शन के कॉर्पोरेशन के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा इंडिया में कई सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को सेटअप किया जाता है, साथ ही साथ कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को भी सेटअप किया जाता है एंड उन सारे स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में वेस्टर्न साइंस को पढ़ाया जाता है, लिबरल आर्ट्स को पढ़ाया जाता है। ये जो ब्रिटिशर्स का पॉलिसी था इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने का, इंडियन सोसाइटी को चेंज करने का, इसकी वजह से लोगों के मन में जो शंका था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रिटिशर्स हो ना हो, हमारा खुद का जो आइडेंटिटी है, हमारा खुद का जो
कस्टम है उसको चेंज करना चाहते हैं, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है सो उस चीज़ को ब्रिटिशर्स हटाना चाहते हैं, हमारे लैंग्वेज को ब्रिटिशर्स हटाना चाहते हैं। सो इस पॉलिसी की वजह से भी कहीं ना कहीं ये सारे जो र्यूमर्स फैल रहे थे सो इन सारे र्यूमर्स के ऊपर लोग बिलीव कर रहे थे ना। जो दूसरा पॉलिसी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा उस टाइम पीरियड के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था वो ये था कि इंडिया में जो सती प्रथा चल रहा था सो सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा एक लॉ को स्टेबलाइज किया जाता है। सो 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया जाता है इंडिया से। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा और एक लॉ को पास किया जाता है जिसमें जितने भी हिंदू विडोज है जो विधवा है सो उनको परमिशन दिया जाता है रीमैरिज करने के लिए, दोबारा से शादी करने के लिए। सो ये सारे काम ब्रिटिशर्स के द्वारा अच्छे ही किए गए हैं, बट फिर भी हमारे इंडियन सोसाइटी में पुराने ख्यालात वाले जो लोग थे सो उनको ये लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है सो वो हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे कस्टम में, हमारे कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं एंड ये उन्हें नहीं करना चाहिए। सो इस वजह से भी र्यूमर्स इतनी तेजी से फैल रहे थे। एंड नाउ थर्ड पॉइंट में हमें ये बता रखा है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कई सारी टेरिटरीज को भी एनेक्स कर लिया जाता है। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा कई सारे तर्क दिया जाता है जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स कई सारे जो इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थे उनको एनेक्स कर लेते हैं। सो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में कंट्रोल करते थे, बट इंडिया में कुछ ऐसे टेरिटरीज थे, कुछ ऐसे किंगडम्स थे जिन सारे टेरिटरीज एंड किंगडम्स पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, बल्कि वे सारे ही प्रिंसली स्टेट होते थे और ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली उन सारे किंगडम्स के ऊपर रूल करते थे। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा कई सारे तर्क दिए गए जैसे कि उन सारे पर्टिकुलर किंगडम में रूल करने वाले जो राजा है वो अच्छी तरीके से रूल नहीं कर पा रहे, सो मिस गवर्नमेंट का तर्क दिया गया, या फिर ऐसे रूलर जिसका कोई भी बायोलॉजिकल सन नहीं है उसको सक्सीड करने के लिए सो ऐसे रूलर अपने एडॉप्टेड सन को अपना सक्सेसर नहीं बना सकते हैं। सो एडॉप्शन का जो पहले का सिस्टम था, पहले कई सारे ऐसे राजा होते थे जिनका बायोलॉजिकल सन नहीं होता था, देन वो अपने ही रिलेटिव में किसी को एडॉप्ट कर लेते थे एंड उनको अपना सक्सेसर बना लेते थे। सो ये जो एक सिस्टम था सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया। सो इस पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिशर्स कई सारे किंगडम्स को एनेक्स कर लेते हैं। सो ब्रिटिशर्स ना सिर्फ अवध के किंगडम को एनेक्स करते हैं बल्कि कई सारे दूसरे किंगडम्स एंड प्रिंसिपैलिटीज जैसे कि झांसी एंड सतारा, सो इन सारी प्रिंसिपैलिटीज या फिर किंगडम्स को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है। एंड एक बार जब ब्रिटिशर्स उन सारे टेरिटरीज को एनेक्स कर लेते थे, उन सारे टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट कर लेते थे, देन उसके बाद ब्रिटिशर्स उन सारे टेरिटरीज में अपने खुद के सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करते थे, अपने खुद के लॉज को इंट्रोड्यूस करते थे, खुद के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करते थे और खुद के रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस करते थे। सो इन सारी रीजंस की वजह से अब लोगों को ये लग रहा था कि वे सारी चीज़ें जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा चेरिश करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, हमारे राजा से लेकर हमारे सोशियो रिलीजियस कस्टम से लेकर जो हमारा जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न है, हमारा जो पहले का रेवेन्यू पेमेंट का सिस्टम है, सो वो सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एंड उसको एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है जो कि हमारे लिए इम्पर्सनल है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एलियन है, यानी कि जिससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनजान है, एंड जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव है, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी है। एंड इन सब के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा जो एक्टिविटीज़ किया जा रहा था इंडिया में, जिसके थ्रू जो इंडियन पीपल है वे लोग अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर ले क्रिश्चियनिटी में, सो इन सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग तरीके के र्यूमर्स, अलग अलग तरीके जो अफवाह थे वो बहुत ही आसानी से फैल रहे थे, बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो रहे थे। एंड ब्रिटिशर्स के इन्हीं सारे पॉलिसीज की वजह से उस टाइम पीरियड के सारे र्यूमर्स के ऊपर लोगों के द्वारा बिलीव किया जा रहा था। सो विद दिस टॉपिक नंबर 1.5 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट देन प्लीज कमेंट मी डाउन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, ताकि उनको भी इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। सो नाउ सी यू ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।